हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी वेटर एंड डू बेस्ट। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जो भी भाई बहन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और आप सभी को पता है साइंस में आपका एक चैप्टर है ध्वनि करके, और उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं सभी को यहाँ पे कवर किया जाएगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे भाई बहन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम में साइंस के ध्वनि चैप्टर से एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप सभी के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। देखिए, बीटीसी डीएलएड जिनका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, अब इतना समय तो रह नहीं गया है कि आप ज्ञानी बने। तो ज्ञानी बनने से बेहतर है कि आप जो है सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, जिससे डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस जाएं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ध्वनि की। ध्वनि क्या होती है? तो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं तो मुख से जो आवाज़ निकलती है उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि का जो यहाँ पे मापक होता है वो क्या होता है? डेसिबल होता है। ठीक है, ध्वनि का मापक क्या होता है? डेसिबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ध्वनि तरंगों के माध्यम से संचरण करती है। तो किस प्रकार की तरंग है ध्वनि? तो ध्वनि जो है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की जो सर्वाधिक चाल है वो ठोस में, धातु में या इस्पात में सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें ध्वनि की जो चाल होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है? सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, उसके बाद किस में होती है? गैस में होती है। तो सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर करा दिया जाए, तो ध्यान से देखिएगा। जो ध्वनि होती है वो, इसको लास्ट में हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, पहले जो यहाँ पे है उसको देखते चलिए। प्रकार की बात करें अगर हम, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अपश्रव्य ध्वनियाँ जो होती हैं 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है। जैसे भूकंपी तरंगों के बारे में आपने सुना होगा कि जो भूकंपी तरंगे होते हैं, यल हो गया, यस हो गया, पी हो गया, ये ध्वनियाँ जो होती हैं अपश्रव्य तरंगों के माध्यम से चलती हैं, जिनको हम सुन नहीं सकते। मतलब 20 हर्ट्ज से कम है तो हम नहीं सुन सकते। तो सुन कौन सकता है? हाथी हो गया, गैंडा हो गया, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। कुत्ता हो गया छोटा, कोई बच्चा हो गया जिसकी एज कम है तो 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। आपने सुना होगा कि जब कभी भूकंप आता है तो कुछ पक्षी या जानवर भागने लगते हैं, क्योंकि वो क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको अपश्रव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। हाथी हो गया, गेंडा हो गया, कुत्ता हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की यहाँ पे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा है श्रव्य ध्वनियाँ। ठीक है, श्रव्य ध्वनियाँ मतलब जिनको हम सुन सकते हैं। तो हमने अपने अकॉर्डिंग बांटा है। ठीक है, जिन्हें हम नहीं सुन सकते, बहुत कम होती हैं, बहुत स्लो होती हैं, और मीडियम जिनको हम सुन सकते हैं, जैसे आपका 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक। मतलब हम 20 से ज़्यादा और 20,000 से कम हर्ट्ज की ध्वनियों को सुन सकते हैं। अगला जो आपका यहाँ पे है वो है थर्ड नंबर का पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन अपश्रव्य और पराश्रव्य, सर्वाधिक पराश्रव्य से ही प्रश्न बनता है, क्योंकि यह जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मतलब बहुत ही तेज होती है इसकी आवाज़। ठीक है, तो अब इस प्रकार की ध्वनियों को कौन सुन सकता है? तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, चमगादड़ दिख रहा होगा। चमगादड़ क्या करता है? अपना सुरक्षा और अपना बचाव, अपना सुरक्षा, अपना शिकार और अपना बचाव जो होता है वो पराश्रव्य ध्वनियों के माध्यम से करता है। उसके बाद पथरी के इलाज में, गुर्दे में जो पथरी होती है
आपने सुना होगा कि पथरी का इलाज कभी कभी क्या होता है आजकल बिना ऑपरेशन के भी हो जाता है। तो इन्हीं तरंगों के माध्यम से पथरी को कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और मूत्र के जरिए जो होती है पथरी उत्सर्जित हो जाती है। तो पथरी के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। वैसे तो पराश्रव्य ध्वनियाँ हानिकारक होती हैं, लेकिन मानव है, साइंस ने विकास किया तो उसने अपने अनुकूल बना लिया, इसको यूजफुल बना लिया। कैसे बना लिया? पथरी के इलाज में इससे किरण निकलती है और पथरी का जो होता है इलाज हो जाता है। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा कि पराश्रव्य ध्वनियों के माध्यम से पथरी का इलाज कैसे होता है, तो इमेज के थ्रू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी जो समय है बस इतना जानने का है कि पथरी के इलाज में किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य। उसके बाद सोनार का नाम आपने सुना होगा, सोनार, ठीक है। सोनार क्या होता है? ये जो सोनार होता है इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि समुद्र की गहराई किसी प्रकार की सोनार छड़ है या फिर है क्या, यह कोई धातु है जिसको हम भेजते हैं? ऐसा नहीं है। सोनार क्या है? सोनार से जो ध्वनियाँ निकलती हैं कुछ इस प्रकार की ध्वनि निकलती है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ध्वनि निकलती है। और यह क्या करती है, जैसे ही किसी माध्यम से टकराती है, जैसे ही किसी माध्यम से टकराई तो यह ध्वनि क्या होती है, फिर से उसी माध्यम में वापस होने लगती है। तो जैसे ही यह क्या होती है वापस होकर यहाँ तक आती है तो ये जो होता है उसको माप लेता है कि ये ध्वनि कहाँ से वापस आ रही है, उसकी दूरी कितनी है। तो दूरी ज्ञात हो गई तो समझ लो गहराई भी ज्ञात हो गई। तो कुछ इसी प्रकार क्या है, एक यंत्र होता है। एक डॉल्फिन का नाम आपने सुना होगा कि डॉल्फिन जो है अपना शिकार कैसे करती है। डॉल्फिन मछली जो है समुद्र में रहती है, बहुत ही गहराई में रहती है। अभी उसको कैसे पता कि समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर कोई उसका शिकार है जिसको खाकर अपना भोजन बनाती है, ठीक है। कैसे पता चलता है? तो इन्हीं ध्वनि के माध्यम से ही पता चलता है। वो जो होता ध्वनि सुनती है तो उसी दिशा में, उसी बिंदु पर वो क्या करती है, अटैक करती है और अपना शिकार करती है। तो डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ हो गया, ठीक है, पथरी के इलाज में हो गया सोनार, ये सब क्या होते हैं, पराश्रव्य ध्वनियों के माध्यम से संबंधित है। बस इतना याद रखिएगा। दूसरा जो यहाँ पे है भूकंपी तरंगे, अगर पूछ ले या फिर गेंडा पूछ लेगा किस प्रकार की, कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, तो अपश्रव्य ध्वनियों को गैंडा सुन सकता है, हाथी सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है। और आपका भूकंपी तरंगे क्या होती हैं, अपश्रव्य तरंगे होती हैं। और श्रव्य तरंगे तो आपको पता है मानव सामान्य जंतुओं होते हैं, वो सुनते हैं, जीव जंतु। और इसको तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, चमगादड़, ठीक है, पथरी के इलाज में इसका प्रयोग होता है। सोनार को याद रखिएगा। उसके बाद डॉल्फिन को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा स्टील में होती है, फिर लोहे में होती है, फिर एल्युमिनियम में होती है, फिर समुद्री जल में होती है, फिर हाइड्रोजन में होती है, फिर वायु में होती है, ठीक है। तो वायु में कम होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें जो स्टील होता है, जो ठोस होता है, और वायु, तो वायु में मान लो चाल 1 है तो 15 की स्पीड से आपकी जो है स्टील में होगी। तो हमेशा याद रखिएगा जो ठोस है और जो वायु है इसमें ध्वनि की चाल में 15 गुना अंतर होता है, ठीक है, 15 गुना का। वायु और ठोस, स्टील हो गया, इस्पात हो गया, धातु हो गया, अगर ऐसे कुछ आप से पूछे तो इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी जल्दी कि आपका स्टील में जो है सर्वाधिक होता है, उसके बाद लोहा में होता है, उसके बाद एल्युमिनियम में होता है, फिर समुद्री जल में होता है, फिर हाइड्रोजन में होता है, उसके बाद क्या होता है, वायु में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्वनि का संचरण देखते हैं। ध्वनि का संचरण कैसे होता है, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे ये आवृत्ति किस चिड़िया का नाम है, आवृत्ति पर कैसे निर्भर करता है।
नवरात्रि चल रही है, आप मंदिर तो गए होंगे, नहीं गए होंगे तो कभी घंटी की आवाज़ सुने होंगे जो बजाते हैं टन 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 टन। स्कूल में पढ़ा है तो वहाँ पे भी घंटी की आवाज़ बजती होगी। बीटीसी डीएलएड आपके कोचिंग सेंटर में भी, आपके विद्यालय में भी घंटी की आवाज़ सुनाई देती होगी। तो जितनी बार जो है आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब जितनी बार आवृत्ति होती है उतनी तेज ध्वनि होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आवृत्ति अधिक हुई तो ध्वनि क्या होगी, तीव्र हो जाएगी। ध्वनि क्या होगी, तीव्र हो जाएगी। अगर आवृत्ति ज़्यादा हुई, कम हुई तो ध्वनि भी कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आवृत्ति होगी वैसे वैसे ध्वनि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? बहुत सामान्य सी बात है, ये प्रश्न शायद आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो वायु में जो होती है ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अब ताप में, टेम्परेचर में और आपके ध्वनि में क्या अंतर होता है? तो चलिए अंतर को देख लेते हैं, क्या संबंध होता है दोनों में। ताप कैसे रिलेशन है, ताप का ध्वनि से कैसे रिलेशन है? तो मान लीजिए एक साधारण सिंपल सा सामान्य सा उदाहरण कि आप देखते होंगे कि अगर आप दिन में बातचीत कर रहे हैं तो पड़ोसी को भी ना सुनाई देता, ठीक है, नहीं सुनाई देता है। लेकिन रात को अगर आप बात कर रहे हैं तो 100-200 मीटर की दूरी पर भी आपकी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? आप सोच रहे होंगे कि दिन में सब काम करते हैं, ज़्यादा आवाज़ आती है, सब आपस में बात करते हैं इसलिए, मतलब सामान्य व्यक्ति ऐसे ही सोच सकता है। लेकिन मेरे भाई, ताप का और ध्वनि का व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट संबंध है। विलोम शब्द आपने सुना ही होगा। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को घटा दिया जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर आप देखते होंगे कि सूर्य का प्रकाश दिन में ही मिलता है। जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और रात को जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो टेम्परेचर लो हो जाता है। अब जब टेम्परेचर हाई होगा तो जो कण होंगे वायु में, वायु के कण जो होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। वायु के कण बहुत दूर दूर होंगे। अब ध्वनि आपको पता है कि ठोस में सबसे ज़्यादा गति होती है, फिर द्रव में होती है, फिर किस में होती है, गैस में होती है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। डेंसिटी मतलब कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी कम हुई तो ध्वनि को ऐसे आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर ऐसे आएगी। तो कहीं न कहीं ध्वनि की जो चाल है वो कम हो रही है, ठीक है, इसलिए ध्वनि हमको कम सुनाई देगी। और उसके बाद अगर यहीं पे सूर्य का प्रकाश यहाँ पे नहीं पहुँचता है तो ध्वनि की चाल तीव्र होती है। क्योंकि जैसे जैसे ध्वनि की मतलब टेम्परेचर कम होगा, आर्द्रता बढ़ेगी, तो कण क्या होंगे, एकदम पास पास आ जाएंगे। जब कण पास पास आ जाएंगे तो ध्वनि जो होती है जल्दी जल्दी गमन करेगी, तरंगे, तो आवाज़ आपकी तेज हो जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा, आर्द्रता का और टेम्परेचर का, आर्द्रता और ध्वनि का क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। आर्द्रता अधिक होगी तो ध्वनि अधिक होगी, और वहीं टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, ध्वनि कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है। चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आपके जीवन से संबंधित प्रैक्टिकली सोचेंगे तो रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अब फुसफुसाहट, दो औरतें हैं आपस में खुसुर फुसुर कर रही हैं, तो अब आपको लग रहा होगा कि हम उनकी आवाज़ काहे नहीं सुन पा रहे हैं। आपको लगेगा कि हमारे बारे में जो है कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब आपके अंदर मतलब उथल पुथल मचेगी कि भैया क्या बात कर रहे हैं ये लोग हमारे बारे में, हम लोग नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते, सोचिए ज़रा। इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हम 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम की ध्वनियों को सुन सकते हैं, जिन्हें श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। तो अभी इनकी जो आवाज़ है वो 18 से 20 है, इसलिए हम नहीं सुन पाते। साधारण बातचीत हम क्यों सुन लेते हैं, क्योंकि ये जो होती हैं
30 से 60 डेसिबल। अगर आप साधारण बात करते हैं, जैसे हम आपको बढ़ा रहे हैं, तो 30 से 60 डेसिबल है। अगर इसी को आप वॉल्यूम बढ़ा दें तो 70, 80, 90, 110 तक पहुंच जाएगा स्पीकर लगा के। अब आपके घर में आपका भाई है, बहन है, कोई भी है, सो रहा है, आपका बच्चा है, उठ नहीं रहा है, स्कूल जाना है उसको, तो आप क्या करेंगे? सो रहा है लेकिन उठाने की कोशिश करेंगे। अब आप उसको फुसफुसाहट वाली आवाज़ से तो उठा नहीं पाएंगे, साधारण बातचीत करेंगे तो उठेगा नहीं। अगर उठना होता तो सुबह से सब उठे हैं, साधारण बातचीत कर रहे हैं, बच्चा उठ जाता, नहीं उठा। तो थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप बोलेंगे जैसे 50 डेसिबल में, तो उठ जाएगा। जैसे बोलेंगे रमेश उठो, नहीं उठे, रमेश उठो, थोड़ी सी आवाज़ तेज कर देंगे तो उठ जाएगा ना। अभी मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा इसलिए आ रहा है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चिल्लाएंगे। तो गुस्से में जो बात करेंगे आप, मान लो कुछ भी हो गया, आपको गुस्सा है, गुस्से में जो आप बात करेंगे 70 से 80 डेसिबल तक होगा। उसके बाद जो सड़कों पर ट्रक दिखता है, मोटरसाइकिल दिखती है, आप भी मोटर बाइक चलाते होंगे, तो ये 90 से 95 होते हैं और कहीं ना कहीं ये हानिकारक होते हैं, इसको याद रखिएगा। 80 डेसिबल या उससे अधिक हुआ तो ये हानिकारक होता है। यंत्र या कारखाने, उद्योग धंधे, आपने सुना होगा, कोई यंत्र हो गया, कारखानों से जो आवाज़ आती है वो 100 से 110 डेसिबल तक होती है। ऑर्केस्ट्रा, शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि ऑर्केस्ट्रा आता है और बहुत तेज़ बजाते हैं इसको, 110 से 120 डेसिबल तक। उसके बाद सबसे ज़्यादा जेट विमान की होती है 140 से 150 डेसिबल, और उससे ज़्यादा जो मिसाइल होती है, जो रॉकेट होता है, ठीक है, रॉकेट इंजन, वो 180 डेसिबल तक होती है। उसका आवाज़ जो होता है सबसे तेज़ होता है, इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए सुरक्षित, कानों के लिए आप ईयरफोन वगैरह लगा के जब सुनते हैं ना, तो कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल क्या होता है? सुरक्षित होता है। हानिकारक हमने आपको बताया 80 डेसिबल या उससे अधिक होगा तो हानिकारक होगा। अभी मान लीजिए जो हम आपको बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, तो जो हम बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है, तो कितने समय तक उसका प्रभाव आपके कानों पर रहता है? तो 1/10 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 10वां भाग, तो मतलब 0.1 सेकेंड तक रहता है प्रभाव। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि मान लीजिए प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम आपको आगे बताएंगे। प्रतिध्वनि का मतलब होता है जैसे हमने कोई आवाज़ निकाली, वो किसी परावर्तक, परावर्तक मतलब जो रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है, जो परावर्तित कर दे, जैसे हमने बोला वैसे हमको वापस कर दे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन आपने सुना होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, ध्वनि का परावर्तन। तो परावर्तक वस्तु से हमारी ध्वनि क्या होती है? माध्यम से टकरा के उसी प्रकार से वापस आ जाती, हमको सुनाई देती, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वापस आपको सुनाई दे, तो कितनी दूरी पर दूरी होनी चाहिए माध्यम और आपके बीच में? जैसे कोई पहाड़ हो गया, कोई दीवार हो गई, कि आप बोलें और वो आवाज़ आपको सुनाई दे, तो कम से कम 17.2 मीटर। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ है, तो कभी भी पूछ सकता है, हो सकता है विकल्प देकर इस बार दे दिया जाए, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। या प्रतिध्वनि की परिभाषा पूछ लिया जाए, तो कुछ न कुछ तो पूछेंगे, तो आप हर प्रकार से तैयार रहिए। चलिए कुछ और है यहाँ पे देख लेते हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो आप देखेंगे ये जो ध्वनि होती है ये कुछ इस प्रकार की होती है। अभी हम इसको क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं। तो दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी, ये आपको दिख रही है, ये दूरी, इसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रति सेकंड में किए गए कंपन, प्रति सेकंड में, घंटा आपने सुना है, घंटा जो सब लोग बजाते हैं, टन 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 करता है ना, उसी घंटे की बात कर रहे हैं। तो प्रति सेकंड में जो कंपन होता है, कंपनों की जो संख्या होती है उसको आवृत्ति कहते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए इसमें हमको एक डंडे से बजाना है,
तो प्रति सेकंड में जितनी बार यहाँ पे कंपन होगा उसको आवृत्ति कहेंगे। आवर्त काल क्या कहेंगे? आवर्त काल एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है, ठीक है, या एक आवृत्ति में जो समय लगता है, एक कंपन में जो समय लगता है, उसको आवर्तकाल कहते हैं। आयाम क्या होता है? मूल स्थिति के किसी एक और अधिक विक्षोभ हो जाना, ठीक है, उसको आयाम कहते हैं। इसको जैसे लिखा है वैसे याद कर लीजिए, ऐसे डेफिनेशन आपको दे देता है, पूछता है। अब यहाँ पे आपके चैप्टर में एक चीज़ है कि ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन अगर आप पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा दिक्कत तो होगी नहीं। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। मान लीजिए ये आपका पर्वत या पठार है। ध्वनि क्या करी? ऐसे यहाँ से आपने ध्वनि छोड़ी और इस बिंदु पर ध्वनि आई, उसके बाद फिर यहाँ से टकरा के ध्वनि क्या है? उसी माध्यम में वापस लौट गई ऐसे। तो उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। रिफ्लेक्ट कर दिया उसने ध्वनि को। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इसका डेफिनेशन हो सकता है। और प्रतिध्वनि का हमने आपको बताया, प्रतिध्वनि माध्यम और जो श्रोता है उसके बीच की जो दूरी है 17.2 मीटर की होनी चाहिए, तभी आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। और कानों पर जो ध्वनि का प्रभाव होता है, इसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कितना होता है, 1/10 सेकेंड तक होता है, मतलब 1 सेकेंड का 10वां भाग 0.1 सेकेंड तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा कि प्रतिध्वनि किसको कहते हैं, ठीक है। प्रतिध्वनि किसको कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि किसी उचित परावर्तक का मतलब जो रिफ्लेक्ट कर दे हमारी आवाज़ को। मतलब हमने एक चाटा मारा तो उसने भी हमको एक चाटा मारा। तो परावर्तक कोई वस्तु हो सकती है। वस्तु में जैसे इमारत हो सकती है, हमने कहा ना, कोई इमारत, दीवार, या कोई पर्वत पठार हो गया, पहाड़ हो गया। वहाँ हम ज़ोर से चिल्लाते हैं, ताली बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो उसकी आवाज़ जो होती है कुछ समय पश्चात हमको वैसे ही आवाज़ सुनाई देती है जैसे हमने आवाज़ निकाली थी। तो उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, ध्वनि का जो मापक होता है, सॉरी यहाँ पे मापक होगा, जो मापक होता है वो क्या होता है? डेसिबल होता है, ठीक है। और हृदय की जो गति होती है वो मापी जाती है स्टेथोस्कोप में। अब तो ये तो बहुत सरल है, वैसे आपके एग्ज़ाम में सरल आएगा, लेकिन अगर आप भविष्य में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है कि हृदय की जो धड़कन है उसकी गति क्या होती है, ठीक है। श्रव्य होती है, उसकी जो ध्वनि होती है श्रव्य होती है या अपश्रव्य होती है या फिर पराश्रव्य होती है। तो हमेशा जो हृदय की धड़कन की जो ध्वनि होती है वो अपश्रव्य होती है, हमने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। अपश्रव्य मतलब 20 हर्ट्ज से कम होती है। और कौन कौन सुन सकता है? गैंडा हो गया, हाथी हो गया सुन सकता है, कुत्ता हो गया सुन सकता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया, भूकंपी तरंगे अपश्रव्य होती हैं। अब एक चीज़ और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपसे अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कि चंद्रमा पर खड़े 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो क्या वे एक दूसरे की आवाज़ को सुन सकते हैं? तो एक दूसरे की आवाज़ को कभी नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं सुन पाएगी? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता। क्या नहीं होता? वायुमंडल नहीं होता। दूसरी चीज़ आपसे पूछेगा कि अगर चंद्रमा पे कोई विस्फोट हो जाए, ठीक है, कोई ब्लास्ट हो जाए, क्या उसकी आवाज़ धरती पे सुनाई देगी? कैसे सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी ना, क्योंकि वहाँ वायुमंडल है ही नहीं, कोई माध्यम ही नहीं है, तो आवाज़ वापस आएगी ही नहीं। अब चलिए, जो हमने शुरू में आपको बताया था एक बार यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ध्वनि की जो, अब यहाँ पे हम ध्वनि देख लेते हैं। सबसे पहले हम ताप से देखते हैं। तो ध्वनि और ताप क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि घटेगी, ताप घटेगा तो ध्वनि बढ़ेगी। आर्द्रता को देख लीजिए, आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि भी क्या होगी? बढ़ेगी, ध्वनि भी बढ़ेगी।
उसके बाद घनत्व देख लीजिए, घनत्व अगर बढ़ जाएगा तो ध्वनि भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर ये घटेगा तो ध्वनि भी घटेगी। इसको आप लोग याद रखिएगा। आर्द्रता हो गया, घनत्व हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आवृत्ति भी देख लीजिए, आवृत्ति का क्या संबंध है ध्वनि से। तो आवृत्ति अगर अधिक होगी, ठीक है, आवृत्ति अगर अधिक होगी तो ध्वनि क्या हो जाएगी, अधिक होगी। आवृत्ति अधिक होगी तो कंपन अधिक होगा, कंपन अधिक होगा तो ध्वनि अधिक होगी। सिंपल सी बात है। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा। और जो भी छोटे मोटे हैं, कुछ डेफिनेशन हो गया तो उसको आप बुक में से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपने पिछली कुछ तैयारी करके ही रखी होगी। तो यहाँ पे सिलेक्टेड मैटर आपको दिया जा रहा है। प्रकाश ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होती है, मापक क्या होता है, हृदय की गति हो गया। उसके बाद हमने आपको ध्वनि का तरंग दैर्ध्य हो गया, आवृत्ति हो गया, आवर्तकाल हो गया, टेम्परेचर से क्या संबंध है, घनत्व से क्या संबंध है, आवृत्ति से क्या संबंध है, आर्द्रता से क्या संबंध है, कि डेसिबल में हमने आपको बता दिया ध्वनि की चाल कैसे होती है, कितने डेसिबल में क्या क्या होता है। सबसे कम होती है फुसफुसाहट 18 से 20, और सबसे ज़्यादा होती है जो मिसाइल होती है, ठीक है, रॉकेट इंजन की सबसे ज़्यादा होती है। इसको आप लोग अच्छे से इसको देख के जाइएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आर्द्रता ये हमने आपको पढ़ा ही दिया है, वायु में चाल, और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट है कि ध्वनि की जो 3 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, एग्ज़ाम्पल से आपसे पूछ लेगा कि हाथी गेंडा हो गया, कुत्ता हो गया, भूकंपी तरंगे हो गई। चमगादड़ से एक प्रश्न पूछा है आपके एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा। इस बार जरूरी नहीं चमगादड़, डॉल्फिन पूछ सकता है, पथरी के इलाज से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है, और सोनार से भी पूछ सकता है, समुद्र की गहराई को कैसे मापा जाता है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है, ठोस, द्रव, गैस दे देगा तो आपको ठोस लगाना होगा। आप ठोस को या धातु बोले, इस्पात बोले या ठोस बोले, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लोहा, स्टील और लोहा में अगर पूछ ले तो स्टील में सर्वाधिक होती है, उसके बाद लोहे में होती है। और ये कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। और यह क्या करती है, अब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा प्रकाश में और ध्वनि में। तो प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ है, और ये अनुप्रस्थ तरंग है। निर्वात में इसकी चाल क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। बस इसको हमेशा याद रखिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, लेकिन एक एक पॉइंट आपका क्लियर कराया गया, और एक एक पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से प्रश्न न बने हों। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे करके आपका साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। इसको जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट करिए, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करके जाइए, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।